हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है हमारे पास कि दो इमिसिबल लिक्विड लेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और उनमें अगर हम किसी भी सॉल्यूट एक्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है इन बोथ द इमिसिबल सॉल्वेंट्स दैट इज अ कांस्टेंट K known as distribution coefficient. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, वो क्या कह रहा है कि वी आर कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। जब हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दोनों सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे कि पहले सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, सेकंड सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो हमें एक्चुअल में उसकी कंसंट्रेशन तो बताता ही है, लेकिन साथ में क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। मतलब कि अगर के की वैल्यू लार्ज है इट मीन्स के न्यूमरेटर C1 की वैल्यू लार्ज है। C1 की वैल्यू लार्ज होने का मतलब कि वो फर्स्ट सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट की ज़्यादा अमाउंट गई एज कंपेयर टू सेकेंड सॉल्वेंट, मतलब कि वो सॉल्यूट फर्स्ट सॉल्वेंट में मोर सोल्यूबल है एज कंपेयर टू द सेकेंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे हम C1 ओवर C2 भी लिख सकते हैं और S1 ओवर S2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसके रिलेटेड समटाइम्स न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि अगर वहाँ पे स्टेटमेंट में सॉल्युबिलिटी वर्ड यूज़ कर लिया तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्युबिलिटी मीन्स C1 और S1 की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, ठीक है। तो आपकी बुक में इसके दो सॉल्व्ड एज वेल एज टू अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वो चारों आपने ट्राई करने हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। हम टाइट्रेशंस करते हैं प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर्स कह लो या नॉर्मली इंडिकेटर्स बोल लो, ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे कहता, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने क्या ले लिया, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, वाटर में क्या डाल दी, आयोडीन डाल दी, ठीक है। और ये सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एक और लिक्विड डालेंगे दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, डीप वॉयलेट कलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड और जो वाटर है दीज आर द टू इमिसिबल लिक्विड लेयर्स, ठीक है। जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया तो दो इमिसिबल लिक्विड लेयर्स बन गई, ठीक है। जब उसमें हम क्या डाल देंगे, आयोडीन, तो आयोडीन किस में ज़्यादा सोल्यूबल, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, तो उसने डीप वॉयलेट कलर दे दिया, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया, हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स जो आयोडीन है या कार्बन डाइसल्फाइड है उसको कैसे यूज कर सकते हैं एज इंडिकेटर, कि हम किसी भी सॉल्यूशन में कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे, अगर उसका कलर डीप वॉयलेट हो गया इट मीन्स उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस इंडिकेटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Third application is it helps to predict extent of association or disassociation of a solute in a solvent. हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट में जाके उसकी एसोसिएशन हुई या डिसएसोसिएशन हुई, कैसे, ये एक्सप्रेशंस हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी सैंपल है उसमें हम कंसंट्रेशंस मेज़र करेंगे बार बार आफ्टर सम टाइम इंटरवल्स, उनकी रेशो निकालेंगे, अगर वो रेशो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आ रही है तो इट मीन्स उसकी डिसएसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगी तो इट मीन्स के सॉल्यूट की क्या हो रही है उसमें एसोसिएशन, ठीक है।
इसके भी न्यूमेरिकल्स बेटा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में गिवन है, एक बार उनको देखना कि अगर C1/C2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन, एसोसिएशन में कौन सा फॉर्मूला था, C1/√C2, ठीक है, वो वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है तो एसोसिएशन हो रही है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है हमारे पास, इट मीन्स के क्या हो रही है, डिसएसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट एक लॉगरिथमिक मेथड कि C1/√C2 इक्वल्स टू K, ठीक है, उसका nth रूट ले लिया, दूसरी साइड चला गया, पावर 1/n हो गया, बोथ साइड्स लॉग ले लिया, ठीक है। मतलब एक न्यू एक्सप्रेशन निकाला कि अगर ये वैल्यू भी आ जाए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, तो उसमें क्या कर रहा है, सोल्यूट डिसएसोसिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने, एक एक्वस लेयर ले ली, ठीक है। एक्वस लेयर मतलब वाटर, लेकिन वाटर में थोड़ा सा क्या डाला हुआ है, पोटाशियम आयोडाइड। क्यों डाला हुआ है, क्योंकि हमने इस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के तौर पे स्टडी करना है, ठीक है। दूसरी लेयर ले ली कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों इमिसिबल लेयर्स हैं, ठीक है, टू डिफरेंट लेयर्स बन गई, ठीक है। उसमें हमने क्या डाल दिया, आयोडीन। अब क्योंकि इसमें पोटाशियम आयोडाइड भी डाला है हमने, तो थोड़ी बहुत ही आयोडीन एक्वस लेयर में चली जाएगी, थोड़ी बहुत कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में, ठीक है। जब आयोडीन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, आयोडीन का जो सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी हमने स्टार्टिंग में लेट कितनी कंसंट्रेशन ले ली, A मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये बेटा जब मैं आपको एक, आप ये सुनोगे साथ में अपनी बुक रख लो, ठीक है, मोर ओवर मेरे को सुन लो, सारी चीज़ वहाँ पे लिखी भी हुई है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ जो आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड लेयर है ये वाला, इसकी सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन हमने लेट कर ली, कितनी थी स्टार्टिंग में, A मोल्स पर लीटर, ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमने लेट कर ली, कितनी है, B मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितनी आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में लेफ्ट है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लेयर को पिपेट आउट करेंगे और टाइट्रेटिंग अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट फाइंड आउट किया था के, ठीक है, हमने कितनी कंसंट्रेशन इसमें लेफ्ट हो गई वो भी फाइंड आउट कर लिया, लेट इट टू बी C मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्वस लेयर में जितना आयोडीन था, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, पोटाशियम आयोडाइड के साथ, और क्या बन गई, KI3 बन गया, ठीक है। तो अब हमने एक्वस लेयर में क्या निकालना है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन का मतलब जितनी आयोडीन फ्री स्टेट में है और जितनी आयोडीन कंबाइंड स्टेट में पड़ी है, ठीक है। टोटल तो कितनी रहेगी हमारे पास, A-C, ठीक है। ए क्या था, एक्वस लेयर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, उसमें से Ce जो मोल्स हैं वो किस में चले गए, कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में, तो इसमें टोटल कितनी कंसंट्रेशन बच गई, A-C मोल्स पर लीटर, ठीक है। समझ लग गया आपको इतना। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन, सिर्फ फ्री इन एक्वस लेयर, और कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन ही इन CS2 लेयर, ठीक है। CS2 लेयर में हमने फाइंड आउट की थी कि कितनी आयोडीन बच गई, C,
तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस लेयर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया, Kc मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक्वस लेयर में टोटल आयोडीन कितनी थी, फ्री प्लस कंबाइंड A-C। ठीक है, उसमें से Kc क्या है, Kc हमारे पास क्या है, फ्री आयोडीन की कंसंट्रेशन। तो जब A-C में से Kc माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, कंबाइंड आयोडीन की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम A-C को क्या लिखेंगे, D मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये सारी टर्म समझ आ गई आपको, A मोल क्या है, B मोल क्या है, C मोल एज वेल D मोल्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन के कंबाइंड कर रहे हैं उतने ही Ki के कंबाइंड कर रहे हैं और उतने ही Ki3 के फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो आयोडीन के मोल्स हमने अभी निकाले, फ्री आयोडीन के कितने, D मोल्स पर लीटर। इसका मतलब Ki3 कितना फॉर्म्ड हो रहा है, D मोल्स पर लीटर। ठीक है, और Ki हमने शुरू में कितना लिया था, B, उसमें से D क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, तो बाकी कितना बच गया, B-D मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, एंड वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये एप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्रूव दैट मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल दैन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, सॉल्यूट जो ऐड करेंगे वो ज़्यादा जिस लेयर में सॉल्यूबल हो गया वहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इसमें कैसे बेटर होता है वो हम बताते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि हमने क्या ले लिया, 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, वाटर, उसमें कोई सब्सटेंस कैपिटल A ग्राम डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है। सॉल्यूट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ईथर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट कितना है बिटवीन वाटर एंड ईथर, मतलब एक लेयर वाटर की है, एक ईथर की लेयर है, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है 2। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि पहले हमने देखा कि एक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में चली गई, फर्स्ट लेयर में, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई, x/1000। इसमें कितनी बच गई, टोटल A ग्राम सॉल्यूट डाला था, उसमें से x फर्स्ट लेयर में चलेगी तो कितनी बच गई, A - x/1000। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है 2। ठीक है, मतलब कि जब हमने सारे का सारा A ग्राम सब्सटेंस किस में डाल दिया, इकट्ठा डाल दिया, कुछ अमाउंट x फर्स्ट लेयर में चली गई, कुछ सेकेंड लेयर में, और जब दोनों लेयर्स में से हमने सॉल्यूट को बाहर निकाला कितनी अमाउंट आई, 67%। ठीक है, अब हम एक्सट्रैक्शन करें यूजिंग 500 ml। अब हमने क्या किया कि सिर्फ वाटर में 500 ml ईथर डाला। ठीक है, तो उसमें से x1 ग्राम्स है जो सॉल्यूट का, सब्सटेंस का, वो किस में चला गया, ईथर लेयर में। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन x1/500, क्योंकि हमने वो सिर्फ 500 ml लिया, और इसमें A - x1 बच गया लेकिन 1000 में। ठीक है, तो x1 की अमाउंट निकाल ली, फिर हमने 500 ml ईथर उसमें फिर से दोबारा डाला, x2 की अमाउंट निकाली, मतलब पहले हमारे पास 50% सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हो गया था,
फिर कितना हो गया 25%, तो टोटल कितना हो गया 75%। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल दैन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। कि जो प्रैक्टिकली हम इंडस्ट्रीज़ में जो एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट डाल के सब्सटेंस को या सॉल्यूट को उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, एज इट इज़ सेम है जैसे हमने अभी डेरिवेशन की है। ठीक है, तो वो आप एक बार बुक में से पढ़ लेना। लास्ट एप्लीकेशन है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ जी, इसमें इसने बताया है हमें कि हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में है। वो क्या कह रहा है कि हमने क्या लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ले लेना है। इसको सुनने से पहले बुक नियर रख लेना। क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, उसको किसके साथ शेयर कर देना है, नोन वॉल्यूम ऑफ बेंजीन के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस मतलब वाटर, और दूसरी लेयर होगी बेंजीन, दोनों इमिसिबल हैं। उसमें एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, HCl एंड अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेंजीन लेयर की कुछ अमाउंट नॉन वॉल्यूम बाहर निकालेंगे, उसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, जो पीछे जितना एनिलीन लेफ्ट हो गया उसका वेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ एनिलीन है उसमें उतना ही क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ये कैसे, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनिलीन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ। दैट वुड बी इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ एनिलीन इन एक्वस लेयर में है प्लस जितना बेंजीन लेयर में है। ठीक है, ये दोनों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अबव मेथड के साथ, कि थोड़ी सी लेयर निकालो, उसको इवेपोरेट करो और एनिलीन का अमाउंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो अगर हमें एनिलीन की अमाउंट दोनों लेयर्स में पता चल गई तो क्या पता चल जाएगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। ठीक है, तो अब जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के हाइड्रोलाइज्ड हुए उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके फॉर्म्ड हुए, फ्री एनिलीन के। ठीक है, मतलब इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ निकाल के हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो लास्ट मैंने आपको करवाया प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन वाली एप्लीकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाली एप्लीकेशन, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स आप मेडिकल क्लास हो, ठीक है, अगर आप कर सकते हो यू कैन डू, अदरवाइज सिर्फ इसके एक्सप्रेशंस कर लो, डेरिवेशंस कर लो। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।